गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हमारा बायोलॉजी का एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग बेसिक लेवल से बायोलॉजी को पढ़ेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है जीवों का वर्गीकरण। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानिए कि जीवों का वर्गीकरण की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ा। आखिरकार मानव को जीवों के वर्गीकरण के बारे में जरूरत क्यों पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस संसार में करोड़ों लाखों जीव हैं, लाखों करोड़ों जीव हैं जिनको अगर आप स्टडी करना चाहो, एक एक करके स्टडी अगर उसका अध्ययन किया जाए तो शायद कितने जन्म लग जाएंगे फिर भी हम उसका स्टडी न कर पाए। ठीक है, तो इस कारण से क्या है कि उसका हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना पड़ा, वर्गीकरण करना पड़ा। वर्गीकरण जो किया गया उसमें कई चीजों का ध्यान रखा गया। सबसे पहले उसका एक वैज्ञानिक नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद किया गया कि उसको बांटा गया कि वो जल में रहने वाला है, स्थल पर रहने वाला है या वायु में रहने वाला है, या फिर ऐसा होगा कि कोई जल और स्थल दोनों में रहेगा, कोई ऐसा होगा जल और वायु दोनों में रहेगा। तो सबसे पहले उसके स्थान के हिसाब से वर्गीकरण किया गया, उसके नाम के हिसाब से वर्गीकरण किया गया, फिर उसको उसके कार्य के हिसाब से वर्गीकरण किया गया। ठीक है, कि वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, वो पादप खाता है, वो किसको खाता है, वो कौन सा कार्य करता है, वो चलता है नहीं चलता है। जैसे कि आपने देखा सजीव और निर्जीव, जो आप रिस्पायरेशन कर सकता है, जो वृद्धि कर सकता है उसको हम लोग सजीव बोलते हैं, जो रिस्पायरेशन नहीं कर सकता, जिसका ग्रोथ नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भी वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण का बेसिक जो आधार था कि चीजों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए एक वर्गीकरण का हम लोगों का रिक्वायरमेंट पड़ा, और उसको करने के लिए क्या क्या हमने आपको बेस बताया कि उसका नाम का वर्गीकरण हुआ। आपने देखा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक नाम दिया गया उसको, उसको रहने के हिसाब से वर्गीकरण किया गया कि वो जल में रहता है, स्थल में रहता है, या फिर पानी में रहता है, या फिर वो हवा में रहता है। इस हिसाब से भी आपका वर्गीकरण जो है वो किया गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, वो उसका कार्य क्या है, इसी हिसाब से आपका वर्गीकरण किया गया। फिर उसको क्या किया गया, नामाकरण दिया गया, उसको क्या किया गया, नाम दिया गया। हमने अभी बताया मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वर्गीकरण क्या है कि वर्गीकरण आपका जो है ये सारा चीज कि वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, उसका सीरीज क्या है, उसका क्रम क्या है, उसका आकार क्या है, इन सब चीजों को जब एक साथ हम इकट्ठा करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्गीकरण बोल देते हैं। टैक्सोनॉमी आपका क्या दर्शा सकता है कि यह वर्गीकरण की व्यवस्था, कि वर्गीकरण का बेस क्या है और उसका सीरीज क्या है, इन दोनों चीजों को टैक्सोनॉमी जो है वो दर्शाता है। तो टैक्सोनॉमी के बारे में एक सवाल यहां से आपसे पूछा जाता है। क्लियर है हमारी बात? अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो वर्गीकरण की क्यों किया गया, जो सभी जीवधारी थे उनको कार्य, उसके कार्य के आधार पर उसका विकास कितना हुआ है, वो उस अल्प विकसित है या बहु विकसित है, इस पर भी उसका वर्गीकरण किया गया। उसका शारीरिक संरचना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसका शरीर का संरचना कैसा है। उस जैसे कि आपने देखा कि छेद जिसमें पैर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीट बोलते हैं, वो शारीरिक संरचना होती है। ठीक है, तो शारीरिक संरचना के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। अच्छा, वर्गीकरण में 5 जगत वर्गीकरण वर्तमान में आपका जो वर्गीकरण है, वर्तमान में 5 जगत वर्गीकरण आपका चल रहा है। कौन सा जगत, अभी वर्तमान में 5 जगत वर्गीकरण आपका यहां पर चल रहा है। ठीक है, वर्गीकरण जो है आपका वो 5 जगत वर्गीकरण की बात अभी यहां पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में द्विनाम पद्धति से सवाल आपसे पूछा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि जीवों में जो डाइवर्सिटी इन ऑर्गन्स जो आया, उसमें सबसे पहले डाइवर्सिटी इन ऑर्गन्स में सबसे पहले जीवों को कैसे कैसे क्लासिफाई किया। सबसे पहले किंगडम, जगत,
उसके बाद आपका संघ, उसके बाद उसका वर्ग, उसके बाद उसका गण, उसके बाद उसकी कुल, उसके बाद उसका वंश, और सबसे लास्ट में आता है जाति। और यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई है वह कौन सा है। याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये सीरीज जो है वो बढ़ता है। यहां से याद रखिएगा इसको, ये सीरीज क्या है, ये सीरीज जो है आपका वो बढ़ता है। ठीक है, तो वर्गीकरण की अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो आपका याद आंसर होना चाहिए जाति, सबसे छोटी इकाई। ये क्या है आपका सबसे छोटी इकाई। क्लियर है, सबसे छोटी इकाई यहीं से, जो कि नीचे से जहां से स्टार्ट होगा वो सबसे छोटा होगा, तो इसलिए वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपका कौन सी होती है, स्पेसीज या जाति। कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, अगर आगे हम लोग देखें, उससे अगर आगे की चर्चा करें तो जीवों का जो वर्गीकरण किया गया उसमें आपका 5 जगत वर्गीकरण है। यहां से क्वेश्चन बार बार बहुत बार आपसे पूछा गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जीवों के 2 जगत वर्गीकरण को किसने किया था। 2 जगत वर्गीकरण के बारे में आपको बताया था लीनियस ने, 2 जगत वर्गीकरण लीनियस ने आपको बताया था। उसके बाद जो आपका 3 जगत वर्गीकरण था उसके बारे में हैक्कल ने बताया था। 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने, और 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने बताया था। 5 जगत वर्गीकरण जो था वो किसने बताया था आपको, व्हिटेकर ने बताया था। यहां से एक प्रश्न बनता है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन से हैं। आपने देखा होगा जब आप बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे तो हाँ आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। ठीक है, याद रखिएगा लीनियस। लीनियस क्या है आपके, द्विनाम पद्धति के जनक है। लिख लीजिए यहां पर, द्विनाम पद्धति के जनक। द्विनाम पद्धति के जनक कौन से आपके, लीनियस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और इस चारों को रिवाइज कीजिए और याद कीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, याद रखिएगा लीनियस ने दिया था। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, हैक्कल ने दिया था। 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। और आपका 5 जगत वर्गीकरण आपका व्हिटेकर ने दिया था। और वर्तमान में यही जो आपका 5 जगत वर्गीकरण है, वर्तमान में चालू है। वर्तमान में 5 जगत वर्गीकरण ही आपका चल रहा है। वर्तमान में जो है आपका 5 जगत वर्गीकरण ही चल रहा है। क्लियर है हमारी बात यहां तक कि 2 जगत वर्गीकरण आपका लीनियस ने, 3 जगत वर्गीकरण हैक्कल ने, और 4 जगत जो वर्गीकरण है उसने कोपलैंड ने, और 5 जगत जो आपका वर्गीकरण है वो दिया आपका किसने, वो दिया आपको किसने, वो दिया आपको व्हिटेकर ने। ये आपका जो आपका हो जाता है। उसके बाद आइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि वर्गीकरण को पढ़ने से पहले कुछ साधारण नाम तथा वैज्ञानिक नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको याद भी रखना है और इसके बारे में याद रखना है कि सब कुछ चीजों के वैज्ञानिक नाम और साधारण नाम को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इन 4-5 जगत वर्गीकरण की चर्चा को स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए, एक तरफ आप लोग लिखेंगे साधारण नाम, साधारण नाम, और दूसरी तरफ लिखेंगे वैज्ञानिक नाम। यहां से भी प्रश्न आपका बनता है। वैज्ञानिक नाम। क्लियर है, एक तरफ साधारण नाम, दूसरा तरफ आपका वैज्ञानिक नाम। क्लियर है, चलिए
इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक लाइन बना लीजिए आप लोग। जो मेन है मैं आपको वो लिखवा देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा। सबसे पहले मनुष्य का ही लिखिए, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, सबसे पहले मनुष्य का ही हम लोग लिखेंगे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। याद रखिएगा, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है, साधारण नाम मनुष्य, और इसका जो आपका वैज्ञानिक नाम है वो है आपका होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। उसके बाद आप याद रखिएगा, शेर का भी पूछा जाता है आपसे कि शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। और शेर का वैज्ञानिक नाम है आपका पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो, याद रखिएगा, पैंथेरा लियो, ठीक है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? पैंथेरा लियो। अगर आपसे बिल्ली का पूछा जाएगा, बिल्ली का भी पूछा जाता है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका, ये किसका नाम है? बिल्ली का नाम है। मेढक का भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मेढक का भी याद रखिएगा। मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। राना टिग्रीना किसका नाम है? ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है। सरसों का भी आपसे पूछा जाता है, सरसों। और सरसों का आपका वैज्ञानिक नाम है आपका ब्रैसिका कंपेजिट। ब्रैसिका। ब्रैसिका कंपेजिट लिखिए, ब्रैसिका कंपेस्टिस। बेसिका कंप्रेस्टिस। चलिए इसको और कुछ लिख लेते हैं। अभी हमने 5 लिखा है, 5 और लिख लो, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। इधर क्या था हमारा? साधारण नाम। साधारण नाम। और दूसरी तरफ था हमारा वैज्ञानिक नाम। दूसरी तरफ क्या था हमारा? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। तो हमने कहां तक लिख लिया था? हमने कहां तक लिख लिया था? अभी हम लोगों ने सरसों तक लिख लिया था। अब हम लोग लिखेंगे बाघ का। हम लोग किसका लिखेंगे? बाघ का लिखेंगे कि बाघ का क्या होता है। बाघ का। बाघ का याद रखिएगा, पैंथेरा। पैंथेरा आपका होता है बाघ का पैंथेरा और टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस लिख लीजिए। पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का नाम होता है आपका पैंथेरा टिग्रिस। अगर उससे आगे की चर्चा हम लोग करें तो हम लोग लिखते हैं चावल का। चावल भी आपसे पूछा गया। चावल का आप लोग लिखेंगे, चावल का ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। ओ राइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, ये किसका नाम है?
चावल का नाम है। अगर उससे आगे की चर्चा करें तो हम लोग लिखेंगे गेहूं का, गेहूं का भी लिख लें, कई बार आपसे ये पूछा गया है गेहूं का नाम क्या है। गेहूं का याद रखिएगा टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम टिट्रिकम एस टी बम, टिट्रिकम एस्टिवन, ये किसका नाम है? गेहूं का नाम है। गाय का नाम आप याद रखिएगा बॉस इंडिकस, गाय का नाम क्या होता है? गाय का बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। और आम का नाम याद रखिएगा, आम का याद रखिएगा मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है? आम का नाम है। आइए अब इन सी चीजों को एक करके डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा? मनुष्य का। मनुष्य का हमने आपको क्या बताया? मनुष्य का बताया होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। हिंदी में भी लिख दे क्या? चलिए हिंदी में भी लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। शेर का हमने क्या कहा? पैंथेरा लियो, लिख लीजिए पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका। मेढक का राना टिगराना, राना टिगराना, राना टिगराना। और आपका सरसों का है ब्रेसिका कंपेरिस, ब्रेसिका कंपेरिस। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए बाघ का, तो बाघ का हमने आपको क्या बताया? पैंथेरा टिग्रिस, लिख लीजिए पैंथेरा टिग्रिस, यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। चावल का ओराइजा सटाइवा, चावल का है ओराइजा, ओराइजा सटाइवा, चावल का है ओराइजा सटाइवा। गेहूं का टिट्रिकम एस्टिवम, लिख लो टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम। गाय का बॉस इंडिकस, गाय का हमने क्या बताया? बॉस बॉस इंडिकस, इंडिकस, बॉस इंडिकस, ये किसका नाम है? आपका गाय का। और आम का है मैंजीफेरा इंडिका, आम का है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है? आम का नाम है। क्लियर है हमारी बात? यहां से एक प्रश्न आपसे बनता ही बनता है, इस स्लाइड को आप लोग याद रखें। अगर उससे आगे की चर्चा करें हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि जीवों का वर्गीकरण जो किया गया। अच्छा, उससे पहले एक चीज और आप यहां पे याद रखिएगा, इसमें एक चीज आप लोग याद रखिए। चलो इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या याद रखना, ठीक है। क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपको यह याद रखना है
कि 2 जगत वर्गीकरण में किन किन चीजों को दिया गया था, 3 जगत वर्गीकरण में आपको किन किन चीजों को दिया गया, 4 जगत वर्गीकरण में कौन कौन चीज दिया गया और 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन चीज दिया गया। सबसे पहले याद रखिएगा 2 जगत वर्गीकरण में जंतु तथा पादप को बांटा गया था। 2 जगत वर्गीकरण में जंतु तथा पादप को, जंतु प्लस पादप, जंतु प्लस पादप को 2 जगत वर्गीकरण में रखा गया। क्लियर है। उसके बाद तीसरा जगत में आपको क्या जोड़ा गया, तीसरा जगत में प्रोटिस्टा को जोड़ा गया। तीसरे जगत में जो है प्रोटिस्टा को जोड़ा गया, प्रोटिस्टा को जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण में क्या जोड़ा गया, आपका मोनेरा को जोड़ा गया, मोनेरा को जोड़ा गया, जोड़ा गया। और जो आपका 5 जगत वर्गीकरण था इसमें कवक या फिर फंगी को जोड़ा गया, कवक को जोड़ा गया। आप समझते हैं यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है इसको समझिए। ठीक है, ध्यान से देखिए स्लाइड को और समझने का प्रयास कीजिए क्या क्या लिखा हुआ। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया। याद रखिएगा 2 जगत वर्गीकरण आपको दिया किसने, 2 जगत वर्गीकरण दिया आपको लिनियस ने। और 2 जगत वर्गीकरण में किन किन चीजों को रखा गया था यह भी प्रश्न पूछता है। तो जंतु तथा पादप को, पहला जो 2 जगत वर्गीकरण लिनियस ने दिया उसमें उसने जंतु तथा पादप को रखा। उसके बाद जो तीसरा जगत वर्गीकरण आया, उसके बाद जो तीसरा जगत वर्गीकरण आया उसमें जंतु और पादप तो थे ही, किसको जोड़ दिया गया, प्रोटिस्टा को जोड़ दिया गया। तीन जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा को जोड़ दिया गया और आपका 3 जगत वर्गीकरण हो गया जंतु, पादप और प्रोटिस्टा। ठीक है, 3 जगत वर्गीकरण में आपसे पूछेगा कि दिए गए 4 ऑप्शन में से बताइए कि 3 जगत वर्गीकरण में कौन कौन से शामिल थे। यह भी प्रश्न पूछ देगा। या फिर यह पूछ सकता है कि 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। याद रखिएगा 3 जगत वर्गीकरण हेकल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें जंतु, पादप और प्रोटिस्टा को रखा गया था। ठीक है, अगर उससे आगे की चर्चा करें तो 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने दिया था और इसने जो पहले से 3 जगत वर्गीकरण था उसमें प्रोटिस्टा को जोड़ दिया। कोपलैंड ने क्या जोड़ा था, प्रोटिस्टा को जोड़ा था। हेकल ने क्या जोड़ा था, मोनेरा को जोड़ा था। और 2 जगत वर्गीकरण जंतु और पादप को लिनियस ने दिया था। तो 4 जगत वर्गीकरण तक आपका हो गया। अंतिम जगत वर्गीकरण जो 5 जगत वर्गीकरण जो है अभी वर्तमान में, वो दिया था व्हिटटेकर ने। और उन्होंने क्या जोड़ा था, उन्होंने कवक को जोड़ा था, कवक या फिर फंगी को उन्होंने जोड़ा था। क्लियर है। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बाद किस जगत को जोड़ा गया था। यह भी आपसे पूछा गया जाता है कि सबसे अंतिम में जोड़े जाने वाला कौन सा जगत है। याद रखिएगा सबसे अंतिम में कवक जगत को जोड़ा जाता है, सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम में। ठीक है, सबसे अंतिम में किसको जोड़ा गया था, सबसे अंतिम में जोड़ा गया था कवक या फिर फंगी को जोड़ा गया था। तो उम्मीद है यहां से जो प्रश्न आएगा आपसे नहीं छूटेगा क्योंकि हमने डिटेल में इसकी स्टडी करी है। ठीक है, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं 2 जगत वर्गीकरण की। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्गीकरण को किस आधार पे किया गया। तो जीवों का जो वर्गीकरण है उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। शॉर्ट में मैं अभी बता देता हूं कि होता क्या है। जो आपका प्रोकैरियोट होता है
वो अल्प विकसित होता है। विकसित होने से पहले जिस भी प्राणी का, जंतु का, मुनेरा का, प्रोटिस्टा का या कवक का जो डेवलपमेंट से पहले की कहानी होगी, विकास से पहले की कहानी होगी, वो प्रोकैरियोट में आएगा। विकास से पहले की कहानी प्रोकैरियोटिक में आएगी और विकास के बाद की कहानी आपका जो होगा वो यूकैरियोट में आएगा। डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोकैरियोट में आपका आता है मोनेरा। बहुत इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड को अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत सारा चीज आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। आपसे पूछेगा कि मोनेरा किस में आता है, प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट में। मोनेरा आपसे पूछ लेगा कि मोनेरा किस में आता है, प्रोकैरियोटिक या फिर आपका यूकैरियोटिक में, और आपका आंसर होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आता है। यानी कि एक और चीज आपसे पूछेगा कि मोनेरा क्या है, अल्प विकसित या फिर बहुविकसित। तो जिसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब पता होगा बहुत आसानी के साथ बताएगा कि जो आपका मोनेरा है वो अल्प विकसित है, यानी कि उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, वो विकास के पहले का कहानी को कहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर उससे आगे की चर्चा करें, अगर उससे आगे की चर्चा हम लोग करें तो यूकैरियोट को दो भागों में बांटा गया। प्रोकैरियोटिक की चर्चा हमने कर ली, यूकैरियोट में यूकैरियोट को दो भागों में बांटा गया। एक आपका यूनिसेलुलर जिसको हम लोग एक कोशिकीय बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर जिसको हम लोग बहुकोशिकीय बोलते हैं। एक आपका होता है यूनिसेलुलर जिसको हम लोग एक कोशिकीय बोलते हैं, दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर जिसको हम लोग बहुकोशिकीय बोलते हैं। यूनिसेलुलर को क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है। और ये आपका कौन सा है, मल्टी सेलुलर, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, क्लियर है हमारी बात। अच्छा, तो यूकैरियोट को दो भागों में बांटा गया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय और दो कोशिकीय। तो जो एक कोशिकीय होता है वो प्रोटिस्टा होता है। लेकिन यहां से दो प्रश्न पूछेगा आपसे कि प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट में आता है यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में आएगा, यूकैरियोट में, आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक में आएगा। और यूकैरियोटिक के किस में, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, तो आपका आंसर होगा कि यूकैरियोट के यूनिसेलुलर में आएगा। एक कोशिकीय प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है आपका, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, क्लियर है हमारी बात। अच्छा, उसके बाद अगर आगे की चर्चा हम लोग करें तो जो बहुकोशिकीय था, देखिए ध्यान से देखिए, इसी बहुकोशिकीय को हमने डिवाइड किया। जो मल्टी सेलुलर था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बहुकोशिकीय जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, इसको हम लोग किसमें, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। सेल विथ सेल वाल और विदाउट सेल वाल। कोशिका भित्ति के विदाउट और कोशिका भित्ति के साथ, ठीक है। विथ सेल वाल कोशिका भित्ति सहित, विदाउट सेल वाल कोशिका भित्ति रहित। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति के साथ है उसकी चर्चा करें तो उसको दो भागों में बांटा गया। कोशिका भित्ति जिसमें प्रेजेंट होता है उसको दो भागों में बांटा गया, एक फोटोसिंथेसिस करने वाला और दूसरा फोटोसिंथेसिस नहीं करने वाला। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लांटी जो है क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं। आपसे एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो आपका प्लांटी है क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं, आपका आंसर होगा करता है। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्लांटी क्या वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर, आपका आंसर होगा मल्टी सेलुलर, यानी कि ये बहुकोशिकीय, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि क्या प्लांट में सेल वाल प्रेजेंट होता है या अब्सेंट होता है, सेल वाल उपस्थित होता है कि अनुपस्थित होता है। आपका आंसर होगा कि सेल वाल इसमें प्रेजेंट होता है।
दूसरा क्वेश्चन आपसे एक पूछेगा कि जो फंजाई है वो क्या है, तो आप याद रखिएगा जो आपका फंजाई है वो आपका मल्टीसेलुलर है, सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, व्हीट टेकर के द्वारा जोड़ा गया था। प्लांटी किसके द्वारा, जंतु पादप किसके द्वारा दिया गया था, ये आपका लिनियस के द्वारा दिया गया था। क्लियर है हमारी बात। ये एनिमेलिया यानी कि जंतु और प्लांटी मतलब पादप, तो एनिमेलिया और जो प्लांटी है दोनों आपका कौन सा है, मल्टीसेलुलर है, किसके द्वारा दिया गया था, ये दोनों आपका लिनियस के द्वारा दिया गया था। फंजाई सबसे लास्ट में जोड़े जाने वाला किसके द्वारा, व्हीट टेकर के द्वारा दिया गया था। क्लियर है हमारी बात यहां तक। उम्मीद है आपको इस स्लाइड को देखकर काफी सारा क्वेश्चन, जब आप इस स्लाइड को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से निकलेंगे। और आपको पता भी होगा कि क्लासिफिकेशन चैप्टर से सवाल भर भर के आता है और बच्चे यहां गलत करते भी हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना है। क्लियर है हमारी बात यहां तक। चलिए पानी है क्या सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले हमने जो 5 जगत वर्गीकरण देखा, जंतु, पादप, कवक, मोनेरा और प्रोटिस्टा। हमने इन 5 जगत को बारे में देखा कि 2 जगत वर्गीकरण लिनियस के द्वारा, 3 जगत वर्गीकरण हेक्कल के द्वारा, 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड के द्वारा और 5 जगत वर्गीकरण जिसमें कि फंगी और कवक को जोड़ा गया था वो आपका व्हीट टेकर के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस जगत में क्या क्या चीजें घटित हुई और क्या क्या आपको इसके बारे में पढ़ना है। क्लियर है हमारी बात। देखिए कौन सा जगत है आपका, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, इसका वर्णन सबसे पहले पूछा जाता है कि इसके बारे में किसने बताया था। मोनेरा का जो वर्णन है सबसे पहले अर्नेस्ट ने किया था। मोनेरा का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, अर्नेस्ट ने आपका किया था। क्लियर है हमारी बात। अच्छा, ये इसमें कौन सा आता है, एक कोशिकीय जीव आता है। देखिए ये चीज कहां से आया है, ध्यान से देखिए इसको, देखो प्रोकैरियोट, 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 मोनेरा क्या है आपका, प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट आपका क्या था, अल्प विकसित था, यानी कि विकास से पहले की कहानी को ये प्रदर्शित करता था। क्लियर है हमारी बात। ठीक है, तो मोनेरा जगत क्या है, इसमें एक कोशिकीय जीव आता है। इस जगत में ज्यादातर एक कोशिकीय जीव ही आता है। और एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब क्या है आपके एक जगत जीव है। ये कौन सा आपका है, एक कोशिकीय जीव है। और ये कहां आता है, मोनेरा में आता है। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि माइक्रोप्लाज्मा किस जगत में आता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपका माइक्रोप्लाज्मा है किस जगत में आता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो माइक्रोप्लाज्मा है वो किस जगत में आता है। आपका आंसर होना चाहिए वह आपका मोनेरा जगत में आता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि माइक्रोप्लाज्मा कौन सा जीव है, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय। आपका आंसर होना चाहिए ये आपका एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ऐसे ही आपसे जीवाणु के बारे में पूछे, नीलहरित शैवाल के बारे में पूछे, याद रखिए ये तीनों जो है वो आपका मोनेरा जगत के अंतर्गत ही आता है। ये तीनों आपका किस जगत में आता है, ये तीनों का तीनों आपका मोनेरा जगत में आएगा। और तीनों का तीनों आपका मोनेरा जगत में आएगा। और ये क्या है आपका एक कोशिकीय जीव है। ये कौन सा जीव है आपका, एक कोशिकीय जीव है। अगर देखें इसका मोनेरा जगत का लक्षण क्या क्या होता है। ठीक है, मोनेरा जगत के लक्षण क्या क्या होते हैं, अगर इसकी चर्चा की जाए तो इसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति, कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है।
यानी कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा में आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु में निम्न में से कौन सा नहीं पाया जाता है, और आपको देगा इसी तीनों में से कोई एक चीज दे देगा आपको कि केंद्रिका नहीं पाया जाता है, केंद्रक कला नहीं पाया जाता है, या फिर सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, और बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से धीरे धीरे करके समझना है, चीजों को आसानी के साथ आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो जो आपका ये जीवाणु होता है, इसमें आपका न सेल वॉल होगा, न सेल मेम्ब्रेन होगा, न न्यूक्लियस होगा, और ये किसका लक्षण है? मोनेरा जगत का लक्षण है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि ये जनन कैसे करता है। ये तो इसका बनावट हो गया, ये लक्षण जो था आकार के आधार पर बनावट हो गया। दूसरा क्या है कि ये जनन कैसे करता है। तो याद रखिएगा, जो आपका मोनेरा जगत है वो विभाजन या विखंडन के द्वारा जनन करता है। ठीक है, ज्यादातर ये जनन जो करते हैं विभाजन या फिर विखंडन के द्वारा करते हैं। ज्यादातर जनन वो किसके द्वारा करते हैं? विभाजन या फिर विखंडन के द्वारा जीवों को जनन करते हैं। अच्छा, जो आपका मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो स्वयं पोषी भी हो सकते हैं या फिर परपोषी भी हो सकते हैं। स्वयं पोषी और परपोषी को समझिए कि स्वयं पोषी और परपोषी क्या होता है। जो अपना पोषण खुद से करने के काबिल हो, जो अपना पोषण खुद से कर सके, उसको हम लोग स्वयं पोषी बोलते हैं। जो अपना पोषण खुद से कर सके उसको हम लोग स्वयं पोषी करते हैं, और जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित हो उसको हम लोग परपोषी कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी कहते हैं। तो मोनेरा जगत के 3 लक्षण को एक बार फिर से आप रिवाइज करो। हमने क्या कहा कि जो मोनेरा जगत का कोई जीव होगा उसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, केंद्रक कला और केंद्रिका तीनों क्या होगा? मौजूद नहीं होगा। ठीक है, यह कौन सा जीव होगा? एक कोशिकीय जीव होगा। यह कैसे जनन करेगा? विखंडन या फिर विभाजन के द्वारा जनन करेगा, और यह स्वयं पोषी भी हो सकता है या फिर परपोषी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, यह हो गया किसके बारे में? मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत के बाद देखिए दूसरा है आपका प्रोटिस्टा जगत। दूसरा क्या है आपका? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत को देखिए, प्रोटिस्टा जगत जो है आपका, यह हेक्कल के द्वारा, प्रोटिस्टा जगत आपका हेक्कल के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1886 में दिया गया था। हेक्कल के द्वारा 1886 में दिया गया था। याद रखिएगा, हेक्कल के द्वारा 1886 ईस्वी में प्रोटिस्टा जगत की चर्चा की गई थी। इसमें भी एक कोशिकीय जीव आता है। ठीक है, इसमें एक कोशिकीय जीव आता है। तो आपका एक प्रश्न यहां से बनता है कि सर आपने कहा कि मोनेरा में भी एक कोशिकीय जीव आता था और प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव आता है, तो क्या जरूरत पड़ गया कि हमको मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा बनाना पड़ गया? तो देखिए यहां ध्यान से समझिएगा कि जो प्रोटिस्टा था वो प्रथम यूकैरियोट था। मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोटिक था। मोनेरा क्या था आपका? प्रोकैरियोट में आता था, जबकि प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट में आता था। मतलब विकास से पहले की कहानी अगर कोई जीव दर्शा रहा है और एक कोशिकीय है तो वो आपका मोनेरा है, और विकास के बाद की कहानी को दर्शा रहा है और एक कोशिकीय है तो वो आपका प्रोटिस्टा होगा। और प्रथम यूकैरियोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न पूछता है कि प्रथम यूकैरियोट कौन थे? प्रथम यूकैरियोट आपके जो थे वो कौन थे? और आपको याद रखना है प्रथम यूकैरियोट प्रोटिस्टा जगत था। ठीक है, प्रथम यूकैरियोट आपका कौन सा था? प्रोटिस्टा था। अगर उससे आगे देखें तो इसका लक्षण देखिए, लक्षण देख के और डिफरेंस आपको क्लियर होगा। मोनेरा में हमने देखा था कि उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, जबकि जो आपका प्रोटिस्टा जगत होगा इसमें जो है वो कोशिका झिल्ली पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्रोटिस्टा में सेल मेम्ब्रेन आपका पाया जाता है। क्लियर है हमारी बात?
अगर आगे देखो तो इसका दूसरा लक्षण क्या है कि इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कोशिकांग जो है वो पाया जाता है। ठीक है। तीसरा, मोनेरा जो है आपका वो जनन कैसे कर रहा था? जो आपका मोनेरा था वो जनन कर रहा था आपका, देखिए मोनेरा जनन कर रहा था कैसे? विभाजन या विखंडन के फलस्वरूप। मोनेरा आपका विभाजन और विखंडन के फलस्वरूप जनन कर रहा था, जबकि जो आपका प्रोटिस्टा है वो आपका लैंगिक तथा अलैंगिक, सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल दोनों तरीके से प्रजनन कर सकता है। जो आपका प्रोटिस्टा है वो आपका लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से जनन को कर सकता है। ठीक है। ये स्वयंपोषी भी होता है और विबुधपोषी भी होता है। ये स्वयंपोषी भी हो सकता है और विषमपोषी भी हो सकता है। देखिए 3 प्रकार से पोषण जीव करते हैं। 3 प्रकार से जीव अपना पोषण करते हैं। एक होता है स्वयंपोषी, दूसरा होता है आपका विविधपोषी और एक होता है आपका मृतपोषी। ठीक है। 3 प्रकार से आपका जीव, जो कोई भी जीव है वो 3 प्रकार से ही शोषण करता है। या तो वो अपना खुद भोजन खुद बना ले, या फिर वो किसी दूसरे पर आश्रित हो, या फिर वो किसी सड़े गले चीज को खाए। ठीक है। 3 ही प्रकार से आपका जो 3 ही प्रकार से आपका कोई जीव अपना पोषण कर सकता है, कि या तो खाना वो खुद बना ले, ठीक है, पोषण वो खुद कर ले, या फिर किसी दूसरे पर आश्रित हो, कोई उसको ला के दे तब खाए। लेकिन वो तीसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि वो घूम तो सकता है, खा तो सकता है, लेकिन वो बना नहीं सकता है। मतलब वो बने हुए चीज को खाए। वो क्या करे? बने हुए चीज यानी कि सड़े गले चीज को खाए। वो क्या होगा? आपका विषमपोषी होता है। स्वयंपोषी, परपोषी और विषमपोषी, ये 3 प्रकार की कंडीशन आपका पोषण में होता है। क्लियर है हमारी बात? ये आपका कौन सा हो गया? प्रोटिस्टा जगत की चर्चा हो गई। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कवक। ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया। ठीक है। ये जो है आपका सबसे लास्ट में आपका जोड़ा गया। कवक जगत को कब जोड़ा गया? सबसे लास्ट में जोड़ा गया। ध्यान से देखिए इसको। चलिए देखिए, तीसरा जगत है हमारा कौन सा जगत? कवक जगत। हमने 2 जगत की चर्चा की। कौन कौन सा? मोनेरा और प्रोटिस्टा। इन 2 जगतों की चर्चा हमने अभी तक की है। आगे आइए देखिए, हम लोग नेक्स्ट जगत का चर्चा कर रहे हैं, कवक, जिसको हम लोग फंगी भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि यह जो है आपका, इसमें केंद्रक युक्त होता है, यानी कि इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। दूसरा क्या है? इसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल होता है। हमने देखा था मोनेरा में न केंद्रिका था न सेल वाल था, लेकिन जो आपका कवक है उसमें सेल वाल भी है और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है। जिसका शरीर जड़ और पत्ती तना में विभक्त रहता है। लेकिन जो कवक है इसका शरीर जो है आपका जड़, पत्ती तथा तना में विभाजन नहीं होता है। यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हो सकता है। जो आपका कवक होता है वह एक कोशिकीय हो सकता है या फिर आपका बहुकोशिकीय हो सकता है। क्लियर है हमारी बात? यहां तक आप इसको देखिए। हमने क्या क्या कहा आपको कि यह जो होता है आपका एक कोशिकीय होता है या फिर आपका बहुकोशिकीय हो जाए। यह विविध पोषी है और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ध्यान से देखिए, एक होता है कवक और एक होता है शैवाल। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं?
हाइकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है हमारी बात? देखिए जो आपका कवक है उसको 3 तरीके में डिवाइड किया गया, मृतोपजीवी, परजीवी या फिर सहजीवी। कवक को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, कवक को 3 श्रेणी में रखा गया, मृतोपजीवी, परजीवी या फिर सहजीवी। जो आपका इसका लक्षण क्या होता है कवक का? कवक का जो लक्षण होता है वह होता है कि इसका शरीर जो होता है लंबी धागे नुमा होता है, इसका शरीर लंबा होगा, धागे नुमा होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कवक में कि आपसे पूछेगा कि जो कवक का शरीर है, जो कवक का शरीर अगर लंबा धागे नुमा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कवक का शरीर लंबा और धागे नुमा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हाइफी बोला जाता है, उसको हाइफी बोला जाता है। उसके बाद देखिए इसकी कोशिका भित्ति काइटिन या फिर कवक सेलुलोज की बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? और आपका आंसर होना चाहिए कि कवक की जो कोशिका भित्ति है वो आपका, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो आपका बना होता है काइटिन या फिर काइटिन सेलालोज का। कवक की कोशिका भित्ति या तो काइटिन की बनी होगी या फिर वो फिर कवक सेलुलोज की बनी होगी, कवक सेलुलोज की बनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उसके बाद अगर आगे देखोगे तो इसमें जो भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। मानव अपना भोजन किस चीज में संचित करता है? मानव अपना भोजन शर्करा या फिर स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखता है। वैसे ही आपका कवक जो है वह भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित करके रखता है। जो आपका कवक है वो अपना भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित करके रखता है। क्लियर है हमारी बात? अगर उससे आगे देखें इसमें जनन कैसे होता है, इसमें जो आपका जनन है वो कैसे होता है? याद रखिएगा इसमें जो जनन होगा वह आपका लैंगिक जनन, अलैंगिक तथा कायिक, सेक्सुअल, नॉन सेक्सुअल और डिवीजन, तीनों प्रकार से इसमें जनन होता है। कवक में जो जनन होता है वो आपका सेक्सुअल भी हो सकता है, नॉन सेक्सुअल भी हो सकता है और डिवीजन विखंडन के फलस्वरूप भी हो सकता है, म्यूटेशन के फलस्वरूप भी आपका हो सकता है। ये किस जगत की चर्चा हो गई? ये आपके कवक जगत की चर्चा हो गई। देखिए आप लोग क्या क्या हमने लिखा है कवक जगत के बारे में। कवक जगत के बारे में हमने सबसे पहले आपको कहा कि यह जो होता है केंद्रक युक्त तो होगा, कोशिका भित्ति इसमें होगा, जिसका शरीर जो होगा जड़, पत्ती तथा तना में विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय भी हो सकता है। कवक जो होता है आपका विविध पोषी होता है। इसका अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का लक्षण क्या क्या होता है कि इसका शरीर अगर लंबी धागे नुमा हो गया, इसका शरीर अगर लंबा हो गया, धागे नुमा हो गया तो उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन या फिर कवक सेलुलोज की बनी होती है। इसका भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजेन के तेल में संचित रहता है और इसका जो प्रजनन होता है लैंगिक होगा, अलैंगिक होगा या फिर कायिक, तीनों प्रकार से हो सकता है। यहां पे एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवक का अध्ययन तो हमने देखा कि क्या है, माइकोलॉजी, लिख लीजिए। कवक को क्या है आपका? माइकोलॉजी।
कवक क्या है? माइकोलॉजी। और शैवाल क्या है आपका? शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी, याद रखिएगा। ठीक है, माइकोलॉजी और इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी, हम लोग बोलते हैं। क्लियर है हमारी बात? आओ आगे की चर्चा को हम लोग देखें। आगे हमारा पादप जगत। आगे हमारा कौन सा जगत है? पादप जगत। पादप जगत के बारे में देखिए, यह हमारा कौन सा जगत है? पादप जगत। और जंतु और पादप ये किसके द्वारा दिया गया था? लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें पादप में आपका 3 प्रकार का शैवाल आता है, लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। और यहां से ये जो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये क्या है आपका? इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या है? बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिए कि ये होता क्या है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। और यहां से प्रश्न क्या क्या बनता है इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए पादप होता क्या है। इसमें आपका हरा शैवाल है, भूरा शैवाल है, लाल शैवाल है, मांस आता है, फर्न आता है, पेड़ आता है। ये सब आप किस में आता है? आपका पादप जगत में आता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि शैवाल किस जगत में आता है? जंतु, पादप, मोनेरा या फिर पिस्टा, आपसे पूछ देगा वो कि शैवाल किस में आता है। नील हरित शैवाल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शैवाल की बात करेगा। आपसे पूछ देगा वो किस में आता है, आपका आंसर होना चाहिए। या फिर वो ऐसे पूछ देगा कि हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल किस में आता है। ये आपसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल जो है वो किस में आता है। और आप याद रखिएगा जो आपका हरा शैवाल, लाल शैवाल और भूरा शैवाल है वो आपका पादप में आता है। ठीक है, अच्छा। जो हरे शैवाल का एक नाम होता है क्लोरोफाइसी, भूरे शैवाल का फियोफाइसी और लाल शैवाल का रोडोफाइसी। हरे शैवाल का क्लोरोफाइसी, भूरे शैवाल का फियोफाइसी और लाल शैवाल का नाम होता है रोडोफाइसी। इसको याद कैसे करना है मैं आपको इसका एक सिंपल सा आइडिया बताता हूं। देखिए लाल का इंग्लिश क्या होता है? रेड। और रेड से बना हुआ है आपका रोडो। रेड से क्या बना हुआ है आपका? रोडो बना हुआ है। रेड से आपका बना है रोडो। तो याद रखिएगा लाल यानी कि रोडोफाइसी। क्लोरो, क्लोरो, क्लोरोप्लास्ट जिसमें मौजूद होता है वो कैसा रंग का होता है? आपका हरे रंग का होता है। तो क्लोरो लगा हुआ है वो आपका हरा शैवाल हो जाएगा। और जो बच्चा फियोफाइसी वो आपका भूरा शैवाल होगा। वो कौन सा शैवाल हो जाएगा? आपका भूरा शैवाल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप देखिए तो पादप को वर्गीकरण किया गया। पादप को विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे थैलोफाइटा के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे? थैलोफाइटा के बारे में देखेंगे कि इस वर्ग में क्या क्या आता है। इस वर्ग में आपका पादप आता है। थैलोफाइटा में क्या आता है? पादप आता है। इसमें क्या आता है? शैवाल भी आता है। थैलोफाइटा में क्या आता है? शैवाल आता है। और शैवाल की हमने चर्चा की कि शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन की हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है हमारी बात? अच्छा, शैवाल को 3 प्रकार में विभाजित किया गया। एक आपका हरा शैवाल, दूसरा आपका भूरा शैवाल और तीसरा आपका कौन सा? लाल शैवाल। एक हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल। हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी, भूरे शैवाल को फियोफाइसी और लाल शैवाल को रोडोफाइसी। ये 3 प्रकार का आपका क्या हो गया? शैवाल हो गया। क्लियर है हमारी बात? चलिए आगे देखिए। जो आपका थैलोफाइटा होता है, जो आपका शैवाल है, शैवाल अपना भोजन किस में रखता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से देखो 2 चीज याद रखना। शैवाल अपना भोजन स्टार्च के रूप में रखता है और कवक अपना भोजन किस में रख रहा था? देखिए
कवक अपना भोजन किसमें रख रहा था? जो आपका कवक था वो भोजन आपका ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित करके रख रहा था। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक अपना भोजन कैसे संचित करके रखते हैं? तो कवक अपना जो भोजन है वो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करके रखते हैं। और जो आपका शैवाल है वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित रखता है। शैवाल अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है। और शैवाल के जो तीनों प्रकार हैं, लाल शैवाल, हरे शैवाल और भूरे शैवाल, इन तीनों के बारे में भी आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर है हमारी बात? आगे की अगर चर्चा करें तो हमारा दूसरा है थैलोपाइटा से ही कुछ प्रश्न और आते हैं कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? आइस पर अगर कोई शैवाल उगा है, अगर आइस पर किसी शैवाल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइटस। अगर आइस पर उगने वाले शैवाल को हम लोग क्रिप्टोफाइटस बोलते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है। तथा चट्टान पर उगने वाले शैवाल को, चट्टान पर उगने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोफाइट्स कहा जाता है। याद रखिएगा, बर्फ पर उगने वाले चट्टान, बर्फ पर, तो ये आपका कौन सा होता है? क्रिप्टोफाइट्स। कौन सा आपका? क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट्स। और अगर चट्टान पर है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्फ पर क्रिप्टोफाइट्स और चट्टान पर आपका लिथोफाइट्स होगा। ठीक है। शैवाल में जो जनन होता है, शैवाल में तीनों प्रकार से जनन होता है। शैवाल में आपका तीनों प्रकार से ही जनन हो सकता है। कायिक, लैंगिक और अलैंगिक, तीनों प्रकार का आपका जनन शैवाल में हो सकता है। पहला होगा कायिक, तो जैसा एग्जाम्पल है इसका स्पाइगोरा। अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल है बुचेरिया, और लैंगिक जनन क्लोडोमाइनस और बॉलवॉक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो शैवाल में देखा आपको कि आपका स्पाइगोरा जो है वो शैवाल है, वो किस प्रकार से जनन करता है। आपका आंसर होना चाहिए कायिक जनन आपका करता है। वो आपका कौन सा जनन करता है? आपका वो आपका कायिक जनन करता है। आइए इस चीजों को एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग इसको आज का क्लास को एंड करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो जीवों की विविधता होती है, जीवों की विविधता जो होती है उसको हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं? जंतु, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और फिर स्पेसीज। और यहां से एक क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जंतु, या सॉरी जाति, जाति जिसको हम लोग स्पेसीज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो जगत वर्गीकरण कौन दिया था? दो जगत वर्गीकरण आपका लिनियस के द्वारा दिया गया था, जिसमें जंतु और पादप को रखा गया था। उसके बाद आपका तीन जगत वर्गीकरण था, जिसको हेक्कल ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा को जोड़ा था। चार जगत वर्गीकरण जिसमें कि मोनेरा को जोड़ा गया, वो कोपलैंड के द्वारा दिया गया था। और पांच जगत वर्गीकरण जिसमें कि कवक या फंगी को जोड़ा गया, वो व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से याद रखने की। सबसे लास्ट में पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में किस जगत को जोड़ा गया? फंगी या फिर कवक को जोड़ा गया। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ वैज्ञानिक नाम और कुछ साधारण नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि मनुष्य का नाम होता है होमोसेपियंस। ठीक है। शेर का आपका होता है पैंथेरा लियो। शेर का क्या होता है? पैंथेरा लियो। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। मेंढक का आपका राना टिग्रिना। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। शेर का पैंथेरा लियो।
ठीक है, और आपका मेढक का राना टिग्रिना और सरसों का ब्रासिका कंपेरेटिस, ब्रासिका कंपेरेटिस आपका। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। देखो, अगर आपसे शेर के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा पैंथेरा लियो, और बाघ का पूछेगा तो बाघ का याद रखिएगा पैंथेरा टिग्रिस। और टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ होता है। टिग्रिस को आप बाघ से रिलेट कर सकते हो। चावल का ओराइजा सटाइवा, चावल का नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। गेहूं का टिट्रिकम एस्टिवम, गाय का बॉस इंडिकस और आम का मैंजीफेरा इंडिका। ये क्या है? कुछ वैज्ञानिक नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा किसके बारे में? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जीवों का वर्गीकरण का आधार क्या था। एक था आपका प्रोकैरियोट, दूसरा था आपका यूकैरियोट। विकास से पहले की कहानी को प्रोकैरियोट कहते हैं और विकास के बाद की कहानी को यूकैरियोट कहता है। बिफोर द डेवलपमेंट जो स्टोरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट, और आफ्टर डेवलपमेंट का जो स्टोरी होगा उसको हम लोग यूकैरियोट बोलते हैं। प्रोकैरियोट में आपका कौन सा आता है? मोनेरा आता है। यूकैरियोट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में आता है आपका प्रोटिस्टा आता है। बहुकोशिकीय को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें एक में सेल वॉल होता है, दूसरे में सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल जिसमें होता है उसमें एक होता है प्रकाश संश्लेषण करने वाला, दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला। प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है आपका फंगी और प्रकाश संश्लेषण करता है आपका प्लांट। और जो आपका कोशिका भित्ति जिसमें पाया जाता है वो है आपका एनीमेलिया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की किसके बारे में? मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत किसने दिया था? आर्नेस्ट ने दिया था। इसमें एक कोशिकीय जीव आता है, एग्जाम्पल पूछेगा जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा। यहां से पूछा जाता है कि यह कैसा होता है? स्वयंपोषी होता है, विविध पोषी होता है, यह विभाजन विखंडन के द्वारा जनन करता है। इसमें कोशिका भित्ति, केंद्रक कला और न्यूक्लियस जो है नहीं पाई जाती है। उसके बाद हमने देखा प्रोटिस्टा जगत के बारे में। प्रोटिस्टा जगत किसने दिया था? हेक्कल ने दिया था। यह प्रथम यूकैरियोट था। यह आपका कौन सा था? प्रथम यूकैरियोट था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम यूकैरियोट आपका यही था। इसमें कोशिकांग पाया जाता है। यह स्वयं पोषी तथा विविध पोषी दोनों होता है। प्रोटिस्टा जगत के बारे में हमने देखा। कवक जगत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से क्वेश्चन आपका आता है। कवक से एक क्वेश्चन आता है आपका कि कवक अपना भोजन किस रूप में संचित करके रखते हैं। कवक जो है अपने भोजन को किस रूप में संचित करके रखते हैं? आपका आंसर होना चाहिए कवक अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर रखता है, और जो आपका स्टार्च होगा वह अपना, शैवाल है, वह अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है। क्लियर है हमारी बात? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, ये चीजें आप देखेंगे, एक बार इसको रिवाइज करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। उसके बाद हमने पादप जगत की चर्चा की। चौथा जगत हमारा चल रहा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, और हमने कौन सा देख लिया था? कवक देख लिया था। अब हम लोग प्लांट किंगडम की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लाल हरा शैवाल और भूरा शैवाल आता है। लाल शैवाल को रोडोफाइसी, भूरे शैवाल को थियोफाइसी और हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी कहा जाता है। क्लियर है हमारी बात? शैवाल अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, शैवाल अपना भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित करते रहते हैं, ये चीज हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने देखा कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स, और चट्टान पर उगने वाले शैवाल को हम लोग लिथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे एक नए लेक्चर में बात होगी और इसी वर्गीकरण के चैप्टर को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपका थैंक यू।